प्रेसिडेंट पुतिन, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के अंजना फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे दिल्ली, और हम औरतों को, विमेन जर्नलिस्ट को, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटर नहीं करने दिया गया। तो हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया और आखिरकार हमें जाने दिया। बिल्कुल, ये भारत का दमखम है कि हम 2 महिला पत्रकार आज आपके सामने भी खड़े हैं और वहां पर भी ये दबाव उन पर पड़ा और उनको तैयार होना पड़ा, और फिर हम गए अंदर। Вот смотрите, если бы он не приехал, вы бы не смогли повлиять на эти процессы. А так, देखिए, अगर उनके मंत्री भारत नहीं आते तो क्या आपकी महिलाओं के पास मौका होता अपनी बात कहने का? वो अफगानिस्तान से आए, आपने अपनी आंखों से भेदभाव देखा, तभी तो महिलाओं ने अपनी बात रखी। ये बदलाव बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों पर असर डालेगा। मान लीजिए अफगानिस्तान से कोई संपर्क नहीं रखें तो क्या होगा? वो लोग वैसे ही रहते और आप भी अपना प्रभाव उन पर नहीं डाल पाते। तालिबान से दूरी बनाने के बजाय उनके संपर्क में रहना बेहतर है। не как-то не выразил своего отношения к этому. А так у вас такая возможность есть. और हम गए, हम जा पाए अंदर, और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। ये बस एक छोटी सी जानकारी थी जो आपसे हम लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन सर एक और राष्ट्रपति पुतिन फ्लैश पॉइंट है, और वो फ्लैश पॉइंट है गाजा। ट्रंप साहब का अपना गाजा पीस प्लान है, आपका बतौर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्या गाजा प्लान है, गाजा पीस प्लान है? Мы не предлагаем какого-то особого плана. Мы всегда исходили. मेरा कोई अलग से शांति प्लान नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर फिलिस्तीन की समस्या का समाधान करना है तो यूएन का शांति प्लान 100% लागू करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का निर्माण करना होगा, और यही समस्याओं का समाधान है। Вот в этом ключ к решению всех проблем. और अगर गाज़ा और इजराइल और पैलेस्टाइन की ही बात करें तो हमने देखा है कि इस दौर में जो अरब देश हैं वो फिलिस्तीन के साथ वैसे नहीं खड़े हुए जिस तरीके से आपके ही एलाय, आपके ही जो दोस्त हैं, ईरान खड़ा हुआ। ऐसा क्यों? ये क्या चेंज वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जहां ईरान इजराइल और वेस्ट से लड़ रहा है फिलिस्तीन के लिए, और अरब देश उतने स्ट्रांगली आगे खड़े होकर फिलिस्तीन के हक के लिए नहीं लड़ रहे। Вы знаете, каждая из этих стран по-своему болеет, переживает за Палестину, за палестинский народ. आप जानते हैं कि ये सभी देश फिलिस्तीन को लेकर चिंतित हैं। ये सभी चाहते हैं कि फिलिस्तीन राष्ट्र बने। कुछ देश खुलकर मदद को सामने आए, तो कुछ देश शैडो की तरह काम कर रहे हैं। ये कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया ठीक नहीं है। ये एक जटिल समस्या है, दशकों से उलझी हुई। इसका समाधान रातों रात नहीं हो सकता। हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र चाहते हैं। हाल ही में बंधकों की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया है वो गाजा के पुनर्वास के लिए अच्छा कदम है। मैं मानता हूं कि ये सही होगा कि गाजा को एकजुट करके यूएन का सदस्य होने के नाते हम अपने मित्र देशों के साथ हमेशा इस चर्चा में भाग लेते हैं। Такие варианты есть, такие варианты обсуждаются и арабскими странами, и с соседями, и не только, и в Штатах обсуждается, я знаю. Ну, и мы в рамках Организации Объединенных Наций, мы всегда были участниками этого процесса и продолжим эту работу вместе с нашими друзьями. Right. आपके पर्सनल जर्नी की बात करते हैं। आप बहुत साल पार में रहे, लेकिन आप केजीबी में भी थे, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा
एजेंसी कौन सा है? मैं जानती हूँ आप रूस कहेंगे, लेकिन रूस को दूसरा अगर छोड़े तो कौन सा दूसरा ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बहुत अच्छा है, और CIA उनके मुकाबले कैसा खड़ा नजर आता है आपको? Есть несколько таких мощных разведывательных служб в мире. Это देखिए, विश्व में कई शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां हैं। CIA, हमारी एजेंसी KGB, सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी, очень эффективная, кстати, это Моссад, израильская разведка. इजराइल की मोसाद, दुनिया के कई देश हैं। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है कि मैं एजेंसियों की क्षमता का मूल्यांकन करूं। Знаете, мне, наверное, лучше не давать लेकिन मैं अपनी एजेंसी KGB के काम से खुश हूं। чужих разведок. Качеством работы своей я доволен. राष्ट्रपति पुतिन, देखिए, आपके शुरुआती दिनों में हमेशा चर्चा होती है कि व्लादिमीर पुतिन जो नेता आज बने हैं, तो उनके पीछे का प्रभाव क्या रहा? कौन सी चीजें थी जिन्होंने उनको शेप किया? KGB के आपके डेज, जब आपने बतौर एक स्पाई के तौर पर काम किया, KGB के साथ जुड़कर ईस्ट जर्मनी में आपने काम किया था, या फिर उसके बाद आप सेंट पीटर्सबर्ग गए, फिर वहां से आप मॉस्को आए, येल्सिन के साथ काम किया। आपकी जिंदगी के किस फेज ने आपको वो नेता बनाया जो आज आप हैं? Семья, в которой я жил и в которой я родился. मेरा Мои परिवार, родители, окружение ближайшее. जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, Прежде всего, формирование. जिनके बीच में पला बढ़ा, मुझे लगता है कि इन सब ने मिलकर मुझे वो बनाया है Ну и जो потом, मैं आज конечно, हूँ। все. Социальная обстановка, это коллеги, это, как вы совершенно точно और जो आपने работа в मेरे органах खुफिया एजेंट करियर के बारे में कहा, там очень वहाँ सख्त अनुशासन रहता है। आपको अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, связанная और यही прежде всего с हर защитой खुफिया एजेंट का उद्देश्य होता है। На это направлена вся работа была советской. मैं इस वातावरण में कई साल जिया। Много лет. राष्ट्रपति पुतिन, आपके कई इंटरव्यूज हम लोग देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे आपके, तो मैंने देखा आपका इंटरेक्शन था एक बच्चों के साथ, और बच्चे में से एक छोटी बच्ची आपसे पूछती है कि आपके जीवन का सबसे दुखदाई, शैटरिंग एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने कहा सोवियत यूनियन का टूटना, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। वो कैसे इसने आपको कैसे प्रभावित किया, और अगर वाकई ऐसा है तो आपकी क्या सोच है रशिया को लेकर? आपका फ्यूचर का विजन क्या है रशिया के लिए? Повлияло в том смысле, что इसका प्रभाव कुछ इस तरह पड़ा कि हमें हमेशा घटनाओं और उनके परिणामों को सावधानी से देखना और समझना चाहिए। ये पहली बात थी। दूसरी, जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये सिर्फ सोवियत संघ पर ही लागू नहीं होता, बल्कि रूस पर भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि एक समय बाद सोवियत संघ को लगने लगा था कि वो इतना शक्तिशाली है कि उसके नेतृत्व और व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। Да и вообще, может быть, даже и простые граждане исходили всегда из того, что такой огромный, такой великий, что ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах с ним не может случиться. И вот состояние такого величия... आम नागरिक भी यही समझते थे कि सोवियत संघ इतनी बड़ी ताकत है कि किसी भी परिस्थिति में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अति विश्वास की यही गलती एक के बाद एक गलतियां करवाती गई, और फिर एक समय ऐसा आया जब हालात काबू से बाहर हो गए। कुछ और देश भी आज ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं। Поэтому я внимательно... Are you going to name them? Нет.